औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ 3 एलिमेंट मौजूद हो, मसलन कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उसका जो एनालिसिस करते हैं या उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो फाइंड करते हैं वो कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए फाइंड करते हैं। मसलन कोई भी कंपाउंड है, आपके पास ग्लूकोज है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज में ये फार्मूला C6H12O6। अब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर मैंने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो मुझे जो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो कंबस्शन एनालिसिस है। और इसमें जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है ना ये रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ वाटर में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो सोल प्रोडक्ट है, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फिर इनको अलग-अलग किया जाता है। तो थोड़ी सी तफसील इसी के बारे में हम करेंगे। तो यहाँ पर कंबस्शन एनालिसिस कहते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि भी एक आप कोई भी सैंपल है जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, उसका एक वेट लें और उसको कंबस्शन ट्यूब में रखें। अब कंबस्शन ट्यूब क्या है वो अभी मैं बताता हूँ आपको कि दिस कंबस्शन ट्यूब इज़ फिट इन फर्नस। फर्नस कहते हैं भट्टी को, मतलब जहाँ आग जलाई जाती है या हीट पैदा की जाती है। ऑक्सीजन इज सप्लाई टू बर्न द कंपाउंड। हमें पता है कि जब तक ऑक्सीजन हम सप्लाई नहीं करेंगे तो बनने का प्रोसेस नहीं होता। ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर और ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेज आर एब्जॉर्ब इन मैग्नीशियम क्लोरेट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली। The difference in masses of these absorbed gives the amount of the water and carbon dioxide produced. Amount of oxygen is determined by method of the difference. अब बेटा जो मैंने बात की है सबसे पहले वो ये है कि आपके पास जो है ना ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है, डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। और इसमें करना क्या है कि सबसे पहले करना ये है कि आपकी जो डायग्राम है, डायग्राम में गौर करें तो यहाँ पर जो है ना एक बर्निंग ट्यूब है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है ना ये एक ट्यूब है, कंबस्शन ट्यूब है। इसके अंदर वो जो सैंपल है किसी भी चीज़ का, उसको हम वेट करके उसका वज़न करके रख देंगे और इसको हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। जब ऑक्सीजन इसमें सप्लाई करेंगे तो बर्निंग स्टार्ट होगी, और उसके रिज़ल्ट में मैंने अभी पहले आपको बताया क्या था कि कोई भी कंपाउंड है, मसलन आपके पास ग्लूकोज की मैं एग्जांपल दी थी C6H12O6, और जब बर्निंग होगी तो ये तब्दील हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तब्दील हो जाएगा वाटर में। अब ये दो गैसेस बनी हैं, एक वाटर गैस है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब वाटर जो है ना, जब ये गैसें दोनों यहाँ से बर्न होकर निकलेंगी तो सबसे पहले हमने ये चैम्बर बनाया हुआ है, इसमें है मैग्नीशियम क्लोरेट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की ये प्रॉपर्टी होती है, मसलन इसका भी हमने वेट किया हुआ था मैग्नीशियम क्लोराइड का, मतलब इसमें 5 ग्राम हमने रखी। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोबारा इसका तजिया किया तो तकरीबन 7 ग्राम 8 ग्राम जो भी है, तो 5 ग्राम के बाद जब दोबारा वज़न किया वो 8 ग्राम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 ग्राम है वो इसमें क्या आ गई, अब वाटर आ गया। तो मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड आगे चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके लिए 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो आगे चली जाती हैं। तो वेट डिफरेंस मतलब मैंने भी आपको बताया, ये 5 था 7 ग्राम हो गया या 8 ग्राम हो गया, जो 3 ग्राम है वो पानी हो गया। यहाँ पर ये भी 5 ग्राम था, 6 ग्राम हो गया या 7 ग्राम हो गया। तो जो वज़न बढ़ा हुआ है वो वज़न किसकी बेस पर बना हुआ है, बढ़ा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की बेस पर बढ़ा हुआ, बाकी चीज़ें आगे चली जाएगी। और कंबशन एनालिसिस का याद रखिएगा कि जो फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं इसके लिए, वो फार्मूले ये आपने याद करना है भी, जब भी कंबशन एनालिसिस का लफ्ज़ आ जाए तो ये फार्मूला इस्तेमाल होना है। यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आपने मालूम करनी है तो उसके मुताबिक मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ कंपाउंड इनटू ये मैस, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, एटॉमिक मैस ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड और इनटू 100। तो सेम इसी तरीके से ये भी आप इसी तरीके से मालूम करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ कंपाउंड, और फिर ये मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे।
और जब ऑक्सीजन की परसेंटेज आपने निकालनी है तो 100 में से जो परसेंटेज आपने कार्बन निकाली थी उसको परसेंटेज हाइड्रोजन की इसको ऐड करें, 100 में से इसको माइनस कर लें, बाकी जो चीज़ बचेगी वो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल का सहारा लेता हूँ। ये गौर करें आप, एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। वो कहते हैं कि सैंपल लिया लिक्विड का और उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और उनको कंबशन एनालिसिस के लिए किया। अब ये देखें, ये मैस कंपाउंड का बता रहा है। तो इसी तरीके से फिर वो यानी कि ये आगे बता रहा है कि ये मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना, इतना मैस ऑफ वाटर बना। और अब फार्मूले अब आपके पास होने चाहिए। मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड और एटॉमिक मैस जो कार्बन का होता है वो 12 है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो 44 है × 100। अब सवाल ये है कि बेटा कि ये 44 कहाँ से आया। हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है जी 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता है कि 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 का कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 2 का कितना हो गया 36, इसको ऐड किया 32 और इसको ऐड किया तो ये 44 बनता है। तो ये जो 44 लिखा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस है और जो 12 लिखा है ये एटॉमिक मैस होता है कार्बन का इन 100। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपको, अगर आप इस जाते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं तो इसमें वो बता रहा है कि आपके पास मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड जो है ना वो आपके पास क्या है जी, ये आपके पास ये देखें सब्जेक्टेड टू कंबशन 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड यहाँ पर लिखेंगे, ये मैस ऑफ कंपाउंड फार्मूले के मुताबिक। और ये क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस उसने बता दिया, ये फार्मूले के मुताबिक कार्बन का एटॉमिक मैस और ये फार्मूले के मुताबिक मॉलिक्यूलर मैस × 100। ये किया, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये मल्टीप्लाई करें, ये भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर है 52.098। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन का भी वही फार्मूला आता है, मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, और ये चीज़ें सारी उसने बताई हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि गिव का ये 0.639 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.63 ग्राम ऑफ वाटर और फिर मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439, तो ये लिखे 0.5439। मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोजन का, क्योंकि हमें पता है बेटा हाइड्रोजन का मैस जो है ना वो कितना होता है 1 होता है, तो हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर मैस में लिखी जाती है, यानी कि ये हाइड्रोजन है, कभी भी अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, ये 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन का होता है 1.008, तो इसको अगर कम करके लिखो 1.06 2 ये हो जाएगा इसका। तो फार्मूले के मुताबिक फिर आप वही फार्मूला पुट करेंगे, ये आपके पास आ गया। ऑक्सीजन का तरीकाकार ये बताया गया था कि 100 ये दोनों को जमा कर लें, 52 और 13.11 ये जमा करके 100 में से निकाल लें, बाकी परसेंटेज किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी। तो जब आप एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं तो उसके भी 4 स्टेप थे। पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करना, तो कंबशन एनालिसिस में इस तरीके से परसेंटेज फाइंड की जाती है। अगर दूसरे स्टेप पे चले जाएं तो अगर आप उसमें एम्पेरिकल फार्मूला जब आप निकाल रहे थे दूसरे स्टेप में थे नंबर ऑफ़ ग्राम एटम मालूम करना या नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना। उसका तरीकाकार मैंने ये बताया था आपको कि जो परसेंटेज होती है उसको उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करते हैं। मसलन परसेंटेज ऑफ कार्बन है, अगर आपने फाइंड की परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने फाइंड की थी वो थी 50.098 और एटॉमिक मैस कितना है कार्बन का 12 है। जब इसको डिवाइड करेंगे 4.34 ये क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ़ ग्राम एटम, या हम इसको कहते हैं ये मोल्स आ गए। मोल्स निकालने का तरीका, ये ग्राम एटम निकालने का तरीका बेटा वही कि आपके पास जो है ना ये नंबर ऑफ़ एटम कह लें इसको या इसको नंबर ऑफ़ ग्राम मोल्स कह लें, यानी मैस ऑफ कंपाउंड, ये मैस ऑफ कंपाउंड है जी, और डिवाइडेड बाई एटॉमिक मैस, मैस ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस, यानी ये मैस ऑफ, अगर आप इसको कहते हैं ये कार्बन परसेंट नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी कि मैस ऑफ ये कार्बन हो गया और ये एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन हो गया, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, और ये इस तरीके से जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स मालूम की जाती है। अब आपने परसेंटेज निकाली थी, परसेंटेज जो निकाली थी वो 52.108 थी। एटॉमिक मैस कार्बन का 12 है, तकसीम किया इसको 4.3। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन की कितनी निकाली थी 13.11 है जी आपके पास, और
उसका जो है ना एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1.08 है, इसको डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। ऑक्सीजन की कितनी जी आपने परसेंट निकाली 34.74, और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। अब फिर तीसरा पॉइंट जहाँ जो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने का वो ये था कि इनमें से जो एटॉमिक रेशो मालूम करना। एटॉमिक रेशो में आपको ये बताया गया था कि इनमें से जो कम सबसे मोल्स होंगे उनको तमाम रेशो पे तकसीम कर दिया जाएगा, तमाम एटॉमिक जो ग्राम मोल्स मालूम किए तो उसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें कार्बन के जो नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए वो 4.34 है, और जो हाइड्रोजन है उसके हैं 13.01, और जो ऑक्सीजन है इसके 2.6। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो तीनों में जो सबसे कम आपको नज़र आ रहे हैं वो किसके नज़र आ रहे हैं जी, ऑक्सीजन के। लिहाजा ऑक्सीजन को तमाम से डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन का 2.17 है तो 4.374 से डिवाइड करेंगे 2 तो आंसर 2 आ गया। फिर 13.01 था तो 2 पे डिवाइड किया, आंसर 6 आ गया। 2.17 था, 2.17 से आंसर 1 आ गया। अब आपके पास मसलन ये तरीकाकार ये है कि कार्बन आपके पास आप कितने आ गए जी, कार्बन आ गए आपके पास 2, ठीक है, ये नहीं कार्बन 2 आ गए आपके पास। हाइड्रोजन कितने आ गए 6 आ गए। ऑक्सीजन कितने आ गए आपके पास, ऑक्सीजन जी 1 आ गया। अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं C2H6 और O1। तो ये जो है ना ये इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना वो फाइंड किया जाता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के 4 स्टेप थे। पहला स्टेप था परसेंटेज फाइंड करना, तो वो आपने की परसेंटेज। दूसरा स्टेप था कि मोल्स मालूम करने या नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम किए, वो किए। तीसरा स्टेप था कि आप जो है ना वो एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका ये होता है कि जो सबसे कम जो एटॉमिक मास होता है वो तमाम पे डिवाइड कर दें। और चौथा स्टेप था कि अगर आंसर होल नंबर में आए तो दैट्स गुड, अगर ना आए तो फिर आप किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आपका होल नंबर में तब्दील हो जाए। तो इस तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला जो है ना, और कंबशन एनालिसिस का याद रखिएगा सिर्फ उसी के लिए किया जाता है कि जो आप के कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अगर मुश्तमिल होता है। और अगला सवाल मैं करने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा आप याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये एक्चुअल जो है ना वो रेशो बताता है। मतलब एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल रेशो बताता है, और जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल रेशो बताता है। मसलन अगर आपसे पूछा जाए भी ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फार्मूला आप कहते हैं जी C6H12O6। अब O6 ये एक्चुअल जो है ना वो एटॉमिक रेशो बता रहा है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी फार्मूला। तो जो एक्चुअल रेशो एटम की बताया है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो उसको उस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। मसलन आपके पास वाटर है तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा, इसको मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। अमोनिया NH3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा और इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी है, इसको मज़ीद आप सिंपल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है ना आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आपने फाइंड करना होता है, तो आप कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को फाइंड करने का तरीका ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इज़ इक्वल टू n इन इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये कैसे मालूम किए जाते हैं, ये इसके लिए फार्मूला बताया दिया गया है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब इस बात को एक एग्जांपल के ज़रिए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है ना इसको इसी तरीके से इस एग्जांपल के साथ वाइंड अप करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से। ये कंबशन एनालिसिस किया, उसने कहा कि एक उसमें 65.44% कार्बन है, 5.5% हाइड्रोजन है, 29.06% ऑक्सीजन है। व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो कंपाउंड का 110.1। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पर परसेंटेज आपको नहीं निकालनी, क्योंकि परसेंटेज उसने निकाल के आपको दिखा दी गई है। आपने यहाँ से परसेंटेज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आपने ये, अब दूसरा पहला स्टेप हो गया उसने बता दिया, अब आप इस पर नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेप पे आप डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम मालूम करना है। ये नंबर ऑफ यानी उसके एटॉमिक मास से आप जो है ना इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये परसेंटेज है 65.44। आप जो है ना इसको 12 से डिवाइड कर दिया। जब आप 12 से इसको 12 क्या है जी एटॉमिक मास है कार्बन का, तो उसे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया जी आपके पास
4 5। तो ये नंबर ऑफ ग्राम एटम है किसके, कार्बन के। फिर हाइड्रोजन के मालूम किए, हाइड्रोजन की परसेंटेज उसने बात की, बता दी है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, उसको डिवाइड किया, ये इतना आंसर आ गया। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की भी उसने परसेंटेज आपको बता दी है, और परसेंटेज बताने के बाद आपके पास जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो 16 है, डिवाइड किया तो ये आपके पास है। दूसरा जो स्टेप था मोल रेशो निकालना, मोल रेशो निकालने का ये था कि ये आप जो है ना, जो सबसे कम है उसको डिवाइड कर देना। तो इन तीनों में देखें, सबसे कम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मोल्स हैं 1.82, तो 1.82 को सबसे डिवाइड करना है, इससे पे भी डिवाइड कर देना, इससे डिवाइड कर देना। तो आपने ये देखा नीचे डिवाइड, तो रेशो जो निकली वो 3 और 1 रेशो निकली। तो इसका मतलब है कि 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन और ये क्या आ गया, इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। तो अगर मैं लिखूँ इसको, तो एम्पेरिकल फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि भी ये कार्बन भी 3, हाइड्रोजन भी 3 और ऑक्सीजन भी। अब इसका जो है ना आपने ये जो है मैथ है ये कैलकुलेट करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मैथ। अब कार्बन का मैथ कितना होता है, जो 12 3 कार्बन है, 12 3 36 हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है जी 1 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करने के बाद आप इसको ऐड करें, 36 3 और 16, इसको ऐड किया 55.05 किया। अब ये क्या है, जिसका एम्पेरिकल फार्मूला मैथ है। मॉलिक्यूलर मैथ उसने बता दिया था। अगर आप शुरू में जाएं तो एन आपको कैसे मालूम, मॉलिक्यूलर मैथ ऑफ कंपाउंड, ये उसने बता दिया कि 110.15 ग्राम है। और एम्पेरिकल फार्मूला मैथ कितना होता है जी 55.05, ये भी आपको बता दिया गया, इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला कैसे जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला आपने ये निकाला C3H3O, और जो आपके पास एन की वैल्यू है वह 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 था तो ये क्या हो जाएगा C6 हो जाएगा, H3 था तो मल्टीप्लाई किया H6 हो जाएगा, O8 था 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये O जो है ना वो 2 हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपने फाइंड किया ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।